हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन विद अजय में। तो फ्रेंड्स, आज हम आरबीएससी क्लास 10th एसएसटी के चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम क्या है फटाफट बताइए आप। लोकतंत्र। क्या नाम है? लोकतंत्र को स्टार्ट करेंगे। इसका नाम क्या है? लोकतंत्र, चैप्टर नंबर 5 लोकतंत्र को पार्ट 6 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना। पार्ट 5 में क्या डिस्कस करा था? अपन ने पार्ट 5 में डिस्कस किया था लोकतंत्र के आलोचनात्मक परीक्षण पर, है ना। कि लोकतंत्र है क्या वास्तव में, लोकतंत्र के गुण क्या हैं, लोकतंत्र के दोष क्या हैं, ये अपन चल रहा था अपना। तो इसके अंतर्गत हमने लोकतंत्र के गुणों को शुरू किया था पार्ट 5 में, जैसा कि आपको विदित है। और आज अपन उसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे और उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए लोकतंत्र के आगे वाले गुणों को समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अपन ने स्टार्ट क्या करा था, आज क्या पढ़ेंगे पहले ये देखते हैं। लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण। आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं? लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण। क्रिटिकल एग्जामिनेशन, क्या लिख रखा है? क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो इसमें अपन ने दो चीजों को समझाता है ना। पिछले वाले वीडियो यदि नहीं देखा है तो जरूर जाके देखिए, उसके अंदर एक एक बात को समझाया गया है। तो लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण में हमने दो बातें देखी थी। पहली बात थी लोकतंत्र के गुण और दूसरी बात थी लोकतंत्र के दोष। ठीक है, पहली बात क्या थी? लोकतंत्र के गुण और दूसरी की थी लोकतंत्र के दोष। एग्जाम में और इस बार 2021 में बहुचयनात्मक प्रश्न जो पूछे जाएंगे उनमें से इन दोनों टॉपिकों में से प्रश्न आ सकता है। ठीक है, प्रश्न आ सकता है लोकतंत्र के गुण और लोकतंत्र के दोष में से। जैसा कि यदि आपने मॉडल पेपर देखा हो, अपना मॉडल पेपर जो है 2021 का कक्षा 10 का मॉडल पेपर एसएसटी का यदि देखा है तो उसमें आपको पता होगा कि लोकतंत्र के गुण में से प्रश्न पूछा गया था ये कभी, तो संभवतः आ सकता है। और मैंने आपको उसकी जो अपना बोर्ड मॉडल प्रश्न पत्र है उसकी क्या करिए, हल बताया आपको, उसकी भी वीडियो बनाइए। यदि वो नहीं देखा है आपने तो उसकी भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वो भी जाकर देखें। तो लोकतंत्र के गुण हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, लोकतंत्र के गुण जो थे वो अपन कितने प्रकार के थे? 12 गुण थे लोकतंत्र के। ठीक है, देखें एक बार रिवीजन करें तो सार्वजनिक वृद्धि ये अपन ने कर लिया था, कार्यकुशल शासन ये अपन ने कर लिया था, और आज अपन यहाँ ये सारे गुण देखने वाले हैं। ठीक है, जितने हो पाएंगे उतने करेंगे अपन। तो देखिए, सार्वजनिक शिक्षा का साधन से अपन स्टार्ट करेंगे। नैतिक शिक्षा का साधन, देशभक्ति की शिक्षा, क्रांति से सुरक्षा, समानता और स्वतंत्रता पर आधारित शासन, स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना, कला, साहित्य, संस्कृति व विज्ञान की प्रकृति में सहायक, संविधानवाद में आस्था, शक्तिशाली शासन व्यवस्था और विश्व शांति का समर्थन। तो ये जितने भी, एक बार फिर से बोलता हूं, ये जितने के 12 जो गुण हैं, इन सबको आप एक बार नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, और इनको एग्जाम में जाने से पहले एक बार देख लेना। ठीक है, सभी गुणों को, 12 गुणों को। तो स्टार्ट करेंगे अपन एक बार रिवीजन भी कर लेंगे। सार्वजनिक हित में वृद्धि और कार्यकुशल शासन, इन दोनों का अपन रिवीजन करके सार्वजनिक शिक्षा के साधन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जो अपना पहला गुण था वो क्या था? सार्वजनिक हित में वृद्धि। सार्वजनिक से यहाँ पर तात्पर्य है जनता से, है ना। सार्वजनिक जो शब्द दे रखा है वो किसके लिए प्रयोग हुआ है? पीपल के लिए, है ना। पीपल होते हैं अपने, यानी कि लोगों के लिए इस्तेमाल में लिया गया है, कि जो जनता है उसके लिए इस्तेमाल में लिया गया है। तो क्या है इसका मतलब? सार्वजनिक हित में वृद्धि से मतलब क्या है वो समझिए। इससे मतलब है प्रजातांत्रिक शासन का संचालन यानी चलाना जनता के प्रतिनिधियों यानी रिप्रेजेंटेटिव द्वारा किया जाता है। यानी लोकतंत्र जो सरकार है वो किसके द्वारा चलाई जाती है? जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चलाई जाती है ना। जनता के रिप्रेजेंटेटिव
के द्वारा चलाई जाती है। वे सार्वजनिक हित में वृद्धि करने के वायदे के आधार पर चुनाव जीतते हैं। कौन? जनता के प्रतिनिधि, और उन्हें भविष्य में पुनः चुनाव लड़ना होता है, जैसे कि अपन ने पिछले वाले वीडियो में देखा था। अतः ये जनप्रतिनिधि सार्वजनिक हित में शासन करते हैं। ये जनप्रतिनिधि सार्वजनिक हित में शासन करते हैं। लोकतंत्र में शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, इस कारण ही इसे सार्वजनिक हित में वृद्धि का शासन कहते हैं। ठीक है, पहला टॉपिक कंप्लीट। सेकंड टॉपिक है कार्यकुशल शासन। तो कार्यकुशल शासन से क्या तात्पर्य? इसको पेपर ने समझा था। क्या था कि लोकतंत्र को सबसे अधिक कार्यकुशल शासन प्रणाली माना जाता है। लोकतंत्र को सबसे अधिक कार्यकुशल शासन प्रणाली माना जाता है। इसके अनेक कारण हैं, जिनमें से अपन ने देखा था। इसके अनेक कारण है। इस शासन में नीतियां जनमत के अनुसार बनाई जाती है। पहला कारण क्या है? इस शासन के अंतर्गत, यानी जो लोकतंत्र है, इस शासन के अंतर्गत जो नीतियां बनाई जाती हैं, है ना, जो नीतियां यहाँ पर अंडरलाइन करें, यहाँ पर जो नीतियां बनाई जाती है वो किसके आधार पर बनाई जाती है? जनमत, यानी जनता के जो मत है, मत से तात्पर्य है यहाँ पर वोट से, है ना, जो अपन वोट डालते हैं ना, उसके आधार पर नीतियां बनाई जाती हैं। ठीक है। दूसरा है, इनको लागू करने में जन सहयोग मिलता है ना। इनको, इन नीतियों को निर्धारण कर लिया कि कौन कौन सी नीतियां बनानी है, और उनको लागू करने में भी किसका सहयोग मिलता है? जन का सहयोग मिलता है, यानी जनता का सहयोग मिलता है। बात क्लियर है सर? लोकतंत्र शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है ना। कुछ भी होगा तो वो जनता के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, अच्छा हो रहा है तो भी जनता के प्रति उत्तरदायी, और बुरा हो रहा है तो भी जनता के प्रति उत्तरदायी। अतः यह शासन की कार्यकुशलता को बनाए रखने की कोशिश करता है, क्योंकि जनता कभी भी अपना बुरा नहीं चाहेगी, वो हमेशा ही अपना अच्छा चाहेगी। और इसलिए ये जो प्रणाली है, इसके कार्य करने की जो प्रणाली है, वो भी कैसी रहती है? बिल्कुल कुशल बनी रहती है ना। अब तीसरा जो गुण है लोकतंत्र का, वो क्या है? सार्वजनिक शिक्षा का साधन। सार्वजनिक शिक्षा का साधन, यानी कि जो लोकतंत्र है वह सार्वजनिक शिक्षा का साधन भी है। किस प्रकार से है देखें तो, देखिए, लोकतांत्रिक शासन में जनता सार्वजनिक समस्याओं पर अपनी राय प्रकट करती है। क्या हुआ? लोकतांत्रिक शासन में जनता जो होती है वो सार्वजनिक समस्याओं पर, यानी सभी जो जनता है, सभी जो लोग हैं, उनकी जितनी भी समस्या है उन पर अपनी राय प्रकट करती है कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए ये काम, ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। तो इसके लिए क्या होता है, जब अपन किसी को राय देते हैं, उसके लिए अपन को पहले खुद को वो चीज पता होनी चाहिए, है ना। इससे हमारे को पहले उसका ज्ञान होना चाहिए कि भाई अपन को उसके विषय में पूरी नॉलेज है, उसके बारे में ज्ञान है, शिक्षा है, तभी तो हम किसी को राय दे पाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि दूसरों को राय देने में किसको ग्रहण करना पड़ता है? शिक्षा को ग्रहण करना पड़ता है। तो जनता को पहले शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी, फिर वो राय देगी। तो इस प्रकार से जो जनता है वो किस में लगी रहती है? शिक्षा को ग्रहण करने में लगी रहती है, कि मैं जितनी शिक्षा ग्रहण करूंगा तो उतनी ही मैं क्या कर पाऊंगा, जो जनता है उसकी समस्या को हल कर पाऊंगा। तो इसी कारण सार्वजनिक शिक्षा का साधन कहते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो लिखते हैं, सामान्य जनता जनमत निर्माण के साधनों तथा आम चुनावों के माध्यम से विभिन्न समस्याओं पर अपना मत प्रकट करती है ना। सामान्य जनता जो है वो जनमत निर्माण के साधनों, यानी इनको अपन देखते हैं कि सामान्य जनता को वोट देने का अधिकार होता है। ठीक है, सामान्य जो जनता है उसको वोट देने का अधिकार होता है। तो इस साधन से और आम चुनावों के माध्यम से, है ना, जनता को वोट देने का अधिकार है। क्योंकि लोकतंत्र की पहली प्रायोरिटी क्या है? जो लोकतंत्र है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, है ना। लोकतंत्र जो शासन प्रणाली है उसका दूसरा नाम क्या है? कि जो लोकतंत्र है उसमें क्या होता है, जो शासन होता है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। ये हमने बात बहुत अच्छी एक तरीके से समझ की है ना। जो लोकतंत्र होता है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? जनता के प्रति, है ना। जो लोकतंत्र की जो सरकार है वो पूरी सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है? जनता के प्रति। तो जनता जो है वो मेन है। तो जनता क्या करती है कि जनता को जनमत का क्या दे रखा है? जनमत जो है
उसका अधिकार है। तो इसके इस साधन से, और आम चुनाव जो होते हैं, जैसे आपने देखा होगा पार्षद के चुनाव होते हैं, नगर निगम के चुनाव होते हैं, तो इन आम चुनावों के माध्यम से जो जनता होती है वो विभिन्न समस्याओं पर अपना मत प्रकट करती है कि साहब हमारी ये समस्या है, इनको पूरा कीजिए। ठीक है। सामान्य नागरिक जो है वो अपने अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहता है और बड़े हितों के लिए छोटे हितों का त्याग करना सीख जाता है कि भाई मुझे एक बड़ा, यदि क्या करना है, अपनी बड़ी सफलता चाहिए है, तो उसके लिए मुझे छोटी छोटी जो चीजें हैं उनको त्यागना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से जनता सीख जाती है कि भाई मुझे भी ये करना है। इस गुण के कारण ही गेटल ने लोकतंत्र को, अंडरलाइन कीजिए, लोकतंत्र को नागरिकता की शिक्षा प्रदान करने वाला स्कूल कहा गया है। मतलब जनता को नागरिकता सिखाती है, यानी एक जो लोग है, एक जो व्यक्ति है, उसको किस प्रकार का होना चाहिए, मौलिक गुणों से परिपूर्ण, ठीक है, ज्ञान से परिपूर्ण, कि वो इतना परीक्षण कर सके कि क्या सही है क्या गलत है, इस बात का उसे ख्याल होना चाहिए। और इसमें जो लोकतंत्र है वो क्या करता है, पूरी भागीदारी निभाता है। तो इसलिए जो गेटेल है, मैं आपको वापिस से अंडरलाइन कर रहा हूं, गेटेल, ठीक है, ये इस बार बहुचयनात्मक प्रश्न है, उसमें पूछा गया है, इसलिए मैंने इतना बड़ा लिखा है इसको। गेटेल जो है ये पूछा गया था और एक बच्चे ने मुझे जवाब भी दिया था जब मैंने बहुचयनात्मक प्रश्न यानी जो मॉडल प्रश्न पत्र है उसका हल करवाया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो जब भी मैं कोई प्रश्न पूछूं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताया करें, ताकि मैं देख सकूं कि आप कितने बुद्धि रखते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो गेटेल का याद रखें, यहाँ पर अंडरलाइन कर लें, गेटेल ने लोकतंत्र को नागरिकता की शिक्षा प्रदान करने वाला स्कूल कहा है ना, तो यहाँ अंडरलाइन करें। तो ये हो गए अपने 3, सार्वजनिक हित में वृद्धि, ये कंप्लीट हुआ, कार्यकुशल शासन, ये कंप्लीट हुआ, और सार्वजनिक शिक्षा का साधन, ये भी कंप्लीट हुआ। अब अपन चलते हैं चौथे पर, वो है नैतिक शिक्षा का साधन। अब नैतिक शिक्षा का साधन क्या है, नैतिकता सिखाता है। लोकतंत्र क्या सिखाता है, नैतिकता सिखाता है। अभी सार्वजनिक शिक्षा का साधन में वो क्या सिखा रहा था, लोकतंत्र हमें क्या सिखा रहा था, नागरिकता सिखा रहा था, नागरिक होने का महत्व बता रहा था कि एक नागरिक बनना है अपन को, मतलब एक नागरिक को जैसा होना चाहिए वैसा बनना है। और अब नैतिक शिक्षा का साधन बताएगा, कैसे देखें तो लोकतंत्र शासन व्यक्ति को नैतिक शिक्षा भी प्रदान करता है, कैसे, लोवेल के अनुसार, लोवेल क्या कहते हैं, लोवेल के अनुसार लोकतंत्र व्यक्ति की नैतिकता व पवित्रता की भावना को मजबूत करता है। ध्यान दीजिए, पूछ लिया जाए लोकतंत्र व्यक्ति की नैतिकता व पवित्रता की भावना को मजबूत करता है, ऐसा किसने कहा है, तो आपको 3-4 नाम दे देगा, जैसे लोवेल दे दिया, गेटेल दे दिया, अब्राहम लिंकन दे दिया, डाइजी दे दिया, ये 4 ऑप्शन दे दिया और पूछ लिया आपसे कौन है। तो आपको यदि सही उत्तर पता होगा तो आप क्या करके आएंगे, लोवेल करके आएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से बहुत सारी पीछे भी अपन ने बहुत सारी क्या पढ़ी थी, परिभाषाएं पढ़ी थी लोकतंत्र की। तो वही परिभाषाएं हैं, ये लोकतंत्र की परिभाषाएं ही है एक तरीके से, ये वाली भी लोवेल के अनुसार, गेटेल के अनुसार, ये सारी परिभाषाएं हैं, ध्यान दीजिए। अब नेक्स्ट जो परिभाषा है वो देते हैं ब्राइस। तो ब्राइस के अनुसार जब लोकतंत्र में व्यक्ति को राजनीतिक अधिकार मिलते हैं, ब्राइस के अनुसार क्या है, जब लोकतंत्र में व्यक्ति को राजनीतिक अधिकार मिलते हैं यानी राजनीतिक पावर मिलती है, तो क्या होता है, तो उसके व्यक्तित्व का विकास होता है, तो उस व्यक्तित्व का विकास होता है, यानी पर्सनैलिटी का विकास होता है, और वह कर्तव्य प्रिय हो जाता है, यानी कर्तव्य को पूरा करने में पूरा हो जाता है। जैसे कि एक क्लासरूम है, उसमें एक बच्चे को क्या बना दिया, मॉनिटर बना दिया, तो उस पर उसको एक पावर मिल गई कि वो जो अन्य बच्चे हैं उनको नियंत्रण में रखे। ठीक है, यदि कोई भी बच्चा उद्दंड मचाता है यानी उद्दंडता करता है तो वो उसको पनिश भी कर सकता है मैम से कहकर। ठीक है, तो इस प्रकार से उसके पास एक पावर आ जाती है, तो वो बच्चा कभी भी खुद गलत कार्य नहीं करेगा। ठीक है, खुद कभी मस्ती नहीं करेगा और वो खुद
नियंत्रित रहेगा। तो इसी प्रकार से लोकतंत्र है, जब लोकतंत्र में व्यक्ति को राजनीतिक अधिकार मिलते हैं तो उसके व्यक्तित्व का विकास होता है और वह कर्तव्य प्रिय हो जाता है। क्लियर है? आगे लिख रखा है व्यवहार में हम देखते हैं, यानी आम उसमें देखते हैं कि लोकतंत्र में व्यक्ति परिवार की संकीर्ण सीमाओं से निकलकर सार्वजनिक हित तक विस्तृत हो जाता है और वह साथी नागरिकों के साथ सहयोग, सहिष्णुता, उदारता व सहानुभूति का व्यवहार करने लगता है। मतलब यहाँ पर समझिए, यहाँ से समझिए कि व्यवहार में हम देखते हैं कि लोकतंत्र में व्यक्ति परिवार की संकीर्ण यानी संकीर्ण सीमाओं, यानी जो तनावग्रस्त सीमाएं होती हैं, संकीर्ण का यदि हम इंग्लिश में देखें तो होता है नैरो, संकीर्ण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नैरो कहते हैं। और वैसे इसका हिंदी में होती है तनाव, दुख, है ना। तो दुख की जो सीमाएं होती हैं उससे निकलकर सार्वजनिक हित तक विस्तृत हो जाता है और वह साथी नागरिकों के साथ, यानी जो उसके जो साथी नागरिक हैं, जो उसके साथ में जो नागरिक रहते हैं, उसके साथ में जो लोग रहते हैं, उनके साथ सहयोग, सहिष्णुता, उदारता व सहानुभूति का व्यवहार करने लगता है। ये सभी अच्छे गुणों के नाम है, सहिष्णुता, उदारता, सहानुभूति, व्यवहार करने लगता है। क्लियर है? ये 4 गुण अपने क्लियर हुए। पहला सार्वजनिक हित में वृद्धि, दूसरा कार्यकुशल शासन, तीसरा सार्वजनिक शिक्षा का साधन और चौथा नैतिक शिक्षा का साधन। अब अपन चलते हैं अगले गुण, देशभक्ति की शिक्षा। क्या है? देशभक्ति की शिक्षा। अब लोकतंत्र जो है वो हमें देशभक्ति की शिक्षा भी देता है। तो कैसे देता है वो समझेंगे। देखिए, लोकतंत्र राष्ट्र प्रेम की भावना का भी विकास करता है। लोकतंत्र जो है वो राष्ट्र प्रेम की भावना का भी विकास करता है। लोकतंत्र में राज्य को किसी शासक वर्ग की संपत्ति नहीं माना जाता है, अपितु इसे जनता की संपत्ति माना जाता है। ध्यान से समझिए इस लाइन को, क्या लिख रखा है। लोकतंत्र में राज्य को, लोकतंत्र जो लोकतंत्र सिस्टम है इसमें राज्य जो होता है, स्टेट जो होता है, राज्य को किसी शासक वर्ग की संपत्ति नहीं माना जाता है। यानी राज्य है और इस पे कोई शासक यानी कोई राज्य कर रहा है। शासक यानी होता है शासन करने वाला, यानी राज्य करने वाला, प्रभुत्व जो उस पर क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है ना। तो डिक्टेटर जैसे अपन कहते हैं, ठीक है। लोकतंत्र में राज्य को किसी शासक वर्ग की संपत्ति नहीं माना जाता है। इसमें किसी जैसे उसी का ही नहीं चलेगा। जैसे राज्य पर एक कौन है? राजा था, है ना। पहले जमाने में क्या होता था? एक राजा होता था और उसकी मर्जी से ही क्या होता था? उसकी जो पूरी प्रजा है वो उसकी संपत्ति होती थी, वो उससे कैसा भी व्यवहार करता था। लेकिन जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में ऐसा कुछ भी नहीं होता। लोकतंत्र में क्या होता है कि जो शासक है, अपितु इसे जनता की संपत्ति माना जाता है। इसमें जो शासक होते हुए भी वो उसकी संपत्ति नहीं होती, वो किसकी संपत्ति होती है? जनता की संपत्ति होती है। और जनता के मत अनुसार, जनता की इच्छा अनुसार ही होता है? शासन चलता है। जैसे इससे जनता में राष्ट्र के प्रति प्रेम व अपनत्व की भावना विकास होती है। इससे क्या होता है कि जो जनता सोचने लगती है कि हम किसी के नौकर नहीं है ना, हम किसी के लिए काम नहीं करते, पूरा देश अपना ही है और इसको अपन को ही चलाना है और किसी को नहीं चलाना है। तो इससे क्या होता है? राष्ट्र के प्रति प्रेम और अपनत्व की भावना बढ़ती है कि अपना ही है तो अपन को तो अपनी चीज को सुधारना ही पड़ेगा, है ना, कोई दूसरा के तो सुधारेगा नहीं। इस प्रकार की भावना हमने विकसित होती है। अब इसी संदर्भ में जो मील है, उनके जो शब्द हैं वो क्या कहते हैं? लोकतंत्र देशभक्ति की भावना को बढ़ाता है। तो इसके आधार पर ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा गया था। अभी मैंने पीछे वाले मतलब पीछे वाले बिंदुओं में आपसे चर्चा करी थी कि मॉडल प्रश्न पत्र में आया था। लेकिन वास्तविकता में प्रश्न क्या था? ये था प्रश्न क्या था? लोकतंत्र देशभक्ति की भावना को बढ़ाता है। तो उसमें ऑप्शन दे रखे थे मील, ब्राइस, लोवेल और ये सब गेटेल, ये सब दे रखे थे। तो मैंने आपको एक एक बिंदु, मतलब गेटेल ने क्या कहा था, लोवेल ने क्या कहा था, ब्राइस ने क्या कहा था, इस प्रकार से मैंने आपको बताया था, है ना। तो उसमें जो राइट उत्तर था वो क्या था? मील था। क्या था? मील था। तो मील जो है उसने लोकतंत्र देशभक्ति की भावना को बढ़ाता है ऐसा कहा था। क्लियर है? ठीक है। अब 6 जो गुण है वो है क्रांति से सुरक्षा। क्रांति यानी लड़ाई से सुरक्षा। लोकतंत्र लड़ाई
लड़ाई से सुरक्षा भी प्रदान करता है। कैसे देखे तो इसमें लिख रखा है, क्रांति की आशंका ऐसे राज्यों में होती है जहां शासन की शक्ति किसी एक वर्ग के हाथों में होती है। क्रांति की आशंका यानी लड़ाई की आशंका ऐसे राज्यों में होती है जहां शासन की जो शक्ति है वो किसी एक वर्ग के हाथ में हो, है ना, मतलब एक ही इंसान के हाथ में हो जो चलाता हो, एक ही वर्ग यानी एक ही समूह के हाथ में हो कि वो अपनी मर्जी से चलाता हो, तो लड़ाई की आशंका ऐसे होती है। ठीक है, ऐसे राज्यों में ऐसे स्थानों पर होती है। लेकिन लोकतंत्र में स्थिति इससे एकदम विपरीत होती है। लोकतंत्र में स्थिति इससे एकदम विपरीत होती है। कैसे? इसमें क्रांति की आवश्यकता नहीं होती, इसमें क्रांति की आवश्यकता नहीं होती। लोकतंत्र में शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। कितनी बारी मैंने आपको बताया था, जनता के प्रति उत्तरदायी शासन होता है ना। तो लोकतंत्र में सभी पक्षों को अपनी बात कहने तथा चुनाव लड़ने का हक होता है। मतलब कोई भी पक्ष आ सकता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी आए, अपना पक्ष रख सकता है और अपने पक्ष रखकर वो पक्ष कितना सही है कितना गलत है, ये जो पूरी कमेटी होती है वो तैयार होते हैं। और ये इसका परीक्षण, उस तथ्य का जो परीक्षण है, उस स्टेटमेंट का जो परीक्षण है, वो तथ्यात्मक जो एविडेंस के रूप में होता है ना, उस तथ्य का परीक्षण किसके आधार पर होता है? सबूतों के आधार पर होता है। ठीक है, कि वो जो पक्ष रखा गया है वो कितना सही है कितना गलत है, फिर उसके बाद उसको आगे बढ़ाया जाता है। साथ ही किसी विषय पर सरकार से असहमति होने पर अगले चुनाव में उसके विरुद्ध मत देने की स्वतंत्रता भी क्रांति की संभावना कम करती है। मतलब कोई किसी बात पर लड़ाई हो गई यानी बहस हो गई, तो हम उस बहस को समझेंगे सबसे पहले कि किस कारण हुई है बहस, और फिर उसको बड़े लोगों के हाथ में देंगे ताकि वो उसका परीक्षण करके देख सकें कि बहस सही काम के लिए हो रही है गलत काम के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन क्या करते हैं, परीक्षण होता है किसमें? लोकतंत्र में, और किसी में नहीं होता। समाजवादी में नहीं होता ऐसा, है ना, और राजतंत्र में नहीं होता, लेकिन किसमें होता है? लोकतंत्र में। ठीक है, अब देखते हैं अपन सातवां, समानता और स्वतंत्रता पर आधारित शासन। ये जो लोकतंत्र है इसमें समानता और स्वतंत्रता पर आधारित शासन है। कैसे देखें, देखिए लिख रखा है, लोकतंत्र व्यक्ति की समता और स्वतंत्रता की धारणा को स्वीकार करता है। यह व्यक्तियों में जाति, धर्म, भाषा, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करता। मतलब सभी लोगों को ये समान मानता है ना, जैसा कि अपन ने इस वाले क्रांति सुरक्षा वाले में देखा था, है ना। अपितु सभी व्यक्तियों के लिए विधि की समानता तथा विधि के समान संरक्षण में विश्वास करता है। यानी संरक्षण मतलब क्या होता है? संरक्षण का अर्थ क्या होता है? वापस देखिए, अपितु सभी व्यक्तियों के लिए विधि की समानता, विधि यानी क्या होता है? जो संविधान है उसमें जो विधियां लिखी है उसकी समानता, की सबको उसका फायदा मिले, तथा विधि के समान संरक्षण, है ना। समान संरक्षण मतलब होता है हिफाजत, हिफाजत करना, हिफाजत में विश्वास करता है कि सबको जो विधि है उसके हिसाब से पालन पोषण कर सकें। संरक्षण मतलब पालन पोषण होता है, हिफाजत होता है। ठीक है, ये है। तो आपको सिर्फ बिंदु समझना है, भाव समझना है पीछे का, कि भाई समानता और स्वतंत्रता पर आधारित शासन में क्या था, ये समझना है। और वैसे तो इतना डीपली पूछा नहीं जाता है, ये बड़े प्रश्नों में आता है ना। जैसे पूछ लिया गया कि लोकतंत्र के किन्हीं दो गुणों को, है ना, लोकतंत्र के किन्हीं ही दो गुणों को लिखकर समझाइए, तो उसमें आपको ये लिखना पड़ेगा। लेकिन बहुचयनात्मक प्रश्नों में आपको, जैसे मैंने आपको बताया, जो बीच बीच में जो परिभाषाएं आती हैं, जैसे गेटिल, ब्राइस, लोवेल, इन सब की जो परिभाषाएं आती है उनको याद करना आपके लिए आवश्यक बन जाता है। और आज का अपना 8वां और लास्ट है, फिर आगे के अपन दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो 8वां है स्वतंत्रता व निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना। अच्छा, लोकतंत्र जो है इसमें न्यायपालिका है उसका भी निर्माण होता है। और किस प्रकार की न्यायपालिका का निर्माण होता है? स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका। ठीक है, तो कैसा है देखें तो, लोकतंत्र में स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की जाती है जो व्यक्ति को कार्यपालिका व व्यवस्थापिका के अत्याचार से बचाती है और व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करती है। हमने देखा कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, है ना। व्यवस्थापिका का क्या काम होता है? व्यवस्था को बनाना, है ना। और कार्यपालिका का मतलब होता है उस व्यवस्था को जनता में लागू करना। यदि व्यवस्थापिका कोई गलत कानून बनाती है
और उस गलत कानून को कार्यपालिका जो है वो लागू भी कर देती है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो जनता है ना, उनको क्या सहना पड़ेगा, अत्याचार सहना पड़ेगा, और अत्याचार सहना पड़ेगा तो क्या होगा, दुख पीड़ा होगी। तो उनका जो दुख पीड़ा है उनको क्या करना है, उनका निवारण करने के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए। तो उसकी व्यवस्था किसमें की गई है, लोकतंत्र में की गई है। तो लोकतंत्र में न्यायपालिका की व्यवस्था की गई। तो न्यायपालिका में क्या होता है कि जो कार्यपालिका है और व्यवस्थापिका है उसकी जो अत्याचार वाले जो गुण है, नीति है, उनका दुरुस्त करती है। किसके आधार पर, बताइए किसके आधार पर, संविधान के आधार पर। तो लिख रखा है ऐसी न्यायपालिका व्यक्ति को शासन के अनुचित नीतियों का विरोध करने का साहस देती है। ऐसी जो न्यायपालिका होती है, कौन सी, स्वतंत्रता और निष्पक्ष जो न्यायपालिका होती है वो व्यक्ति को जिस पर अत्याचार हो रहे हैं उसको शासन की अनुचित नीतियों का, शासन मतलब जो शासक है ना, उसके द्वारा बनाई गई जो नीतियां हैं उसकी जो गलत नीतियां, अनुचित यानी होता है गलत नीतियों का विरोध करने में, यानी उनका विरोध करने का साहस देती है, ऐसी न्यायपालिका है। और शासन से उसकी संवैधानिक मर्यादाओं का पालन कराती है, कि जो शासक है वो अपनी सीमाओं में, संविधान की सीमाओं में रहकर ही क्या बनाए, शासन बनाए और शासन करे। और जो व्यक्ति है उसको भी पूरी की पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए अपने अधिकारों के हिसाब से। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में अपन ने क्या देखा, 1 से लेकर 8 तक अपन ने क्या देखा, लोकतंत्र के गुण पढ़े। शेष बचे 4 जो गुण हैं उनका अध्ययन अपन अगली वीडियो में करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब आवश्यक रूप से करें। और कोई भी किसी भी प्रकार की त्रुटि हो या फिर कोई समस्या हो, संदेह हो, तो कमेंट बॉक्स है आपके लिए, उसमें लिखें ताकि हम आपकी सहायता कर सकें। धन्यवाद एंड गॉड ब्लेस यू।